जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। संत कबीर की यह बाणी जिला भिवानी के खरकड़ी माखवाड़ गांव में बिल्कुल खरी उतरी जब 1 मार्च 1941 को उस समय की सामाजिक चेतना के अग्रदूत और जिला बोर्ड के सदस्य चौधरी मोहब्बत सिंह पंघाल के सबसे बड़े बेटे चौधरी रघुवीर सिंह पंघाल की धर्मपत्नी दानकोर की कोख से एक शिशु ने जन्म लिया। शिशु को गोद में उठाकर दादा चौधरी मोहब्बत सिंह पंघाल ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि ये मेरा नाम रोशन करने के लिए इस दुनिया में आया है। ये हर जंग में वीर बनकर उभरेगा, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं जंगवीर। बचपन से ही मेधावी रहे चौधरी जंगवीर सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोजाना 6 किलोमीटर पैदल चलकर तोशाम के हाई स्कूल से पूर्ण की और डीएन कॉलेज हिसार से स्नातक करने के बाद इन्होंने जाट हाई स्कूल हिसार में 7 महीने अध्यापन कार्य किया। फिर उनके मन में स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण करने का विचार आया, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। जब वो स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में किसी स्टेशन पर चाय पीते हुए रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुना, जिसमें वे भारत चीन के बीच संभावित युद्ध के लिए देश के युवाओं से भारतीय सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे थे। फिर क्या था, उनके हृदय में अपने पिता चौधरी रघुवीर सिंह पंघाल और अपने चाचा चौधरी महावीर सिंह पंघाल की तरह देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का जज्बा जाग उठा। चाय खत्म करते करते उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा का विचार त्याग दिया। सेना में भर्ती हुए और 1962 और 65 की लड़ाइयां लड़ी। 1965 के भारत पाक युद्ध में तो उन्होंने राज राइफल की 9वीं यूनिट के सैनिक के तौर पर अग्रिम मोर्चा संभाला और अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तान की 5 चौकियों पर कब्जा करते हुए दुश्मन को सरहद के पीछे धकेल दिया। परंतु युद्ध के पश्चात ताशकंद शांति समझौते में भारत ने फतह की हुई सारी जमीन पाकिस्तान को वापस लौटा दी। युवा जोशीले सैनिक जंगवीर सिंह इससे बहुत आहत हुए और एक शाम उन्होंने व्यथित मन से अपने सैन्य अधिकारी से पूछा, साहब, अगर फतह की हुई चौकियां वापस ही देनी थी तो मेरे इतने सारे साथी वीर गति को प्राप्त क्यों हुए? सैन्य अधिकारी ने जवाब दिया, जवान, ये फैसले यहां सरहद पर नहीं, दिल्ली में लिए जाते हैं। कमांडर के जवाब में झलक रही विवशता को भांपकर जंगवीर सिंह ने कहा, सर, अगर फैसले दिल्ली में ही लिए जाते हैं तो अब मैं दिल्ली ही जाऊंगा। उसी वक्त सेना से सेवानिवृत्ति पाकर चौधरी जंगवीर सिंह ने समाजवादी विचारधारा अपनाई और 1967 में हरियाणा गठन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में तोशाम से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और 1968 के मध्यावधि चुनाव में फिर से चौधरी बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार मामूली अंतर से हार गए। दोनों बार हारने के बावजूद उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी और 1968 के बाद भी बंसीलाल सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में कार्य करते हुए धरना प्रदर्शन कर जनता की आवाज उठाई। चौधरी जंगवीर सिंह राजनीति को सुख भोगने का साधन नहीं बल्कि जनसेवा मानते थे। इसी सोच के कारण उन्होंने 1972 में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से स्वयं की उम्मीदवारी त्याग कर तन मन धन से चौधरी देवीलाल के चुनाव में उनकी भरपूर मदद की। समय के साथ जंगवीर सिंह का संघर्ष भी परवान चढ़ता गया और वो अनेकों बार जेल भी गए। 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई और मीसा के तहत चौधरी जंगवीर सिंह भी चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मनीराम बागड़ी, धर्म सिंह कासनी, चौधरी हीरानंद आर्य,
चौधरी अतर सिंह मांझी, चौधरी जगन्नाथ, देवव्रत वशिष्ठ, ठाकुर बीर सिंह, कामरेड इंद्रजीत, कामरेड भल्लेराम, पीतांबर गोयल जैसे संघर्षशील नेताओं के साथ 19 महीने 10 दिन हिसार सेंट्रल जेल में बंद रहे। जेल में रहते हुए चौधरी जंगवीर सिंह ने देश प्रेम और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत रागनियां लिखी। आपातकाल में उन्हें कई कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, जिनसे निपटने के लिए उन्होंने बीकानेर से वकालत की डिग्री प्राप्त की। सन 1977 में आपातकाल के बाद महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी को चौधरी जंगवीर सिंह ने भी अपने परिश्रम से सींचा था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से 1977 के चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया। तो शाम की जनता के आग्रह पर उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ा। इस बार उनके सामने थे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह, जिनको उन्होंने कड़ी टक्कर दी और अपनी गिनती देश के दिग्गज राजनेताओं में दर्ज करवाई। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए चौधरी जंगवीर सिंह ने अपने समर्थकों के आग्रह पर चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और 1984 के लोकसभा चुनाव, 1986 और 87 के विधानसभा चुनाव और 1989 के लोकसभा चुनाव में चौधरी बंसीलाल की तन मन धन से भरपूर मदद की। यही वो समय था जब चौधरी जंगवीर सिंह के आशीर्वाद और छात्र राजनीति के धुरंधर चौधरी संपूर्ण सिंह के सहयोग से कमल सिंह प्रधान के गुट ने समस्त महाविद्यालयों के छात्र संघ के चुनाव में सभी महत्वपूर्ण पदों पर जीत हासिल की और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना आरंभ किया। अब समय आ गया था चौधरी जंगवीर सिंह के मुख से सन 1966 में निकले उस कथन के सत्य साबित होने का कि अब मैं दिल्ली ही जाऊंगा। 1991 का लोकसभा चुनाव जीतकर चौधरी जंगवीर सिंह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बैठे और दिल्ली जाने के सपने को साकार किया। सांसद रहते हुए वे लोकसभा की कई महत्वपूर्ण समितियों के स्थायी सदस्य रहे और देश व प्रदेश के विकास की धुरी बने। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने भिवानी लोकसभा क्षेत्र के विकास को गति प्रदान की और सबसे ज्यादा सांसद निधि कोष बांटने वाले सांसद बने। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चुनाव 1996 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर भिवानी लोकसभा क्षेत्र से लड़ा और 2 लाख के करीब मत हासिल किए। चौधरी जंगवीर सिंह ऐसे विरले राजनेताओं में शामिल थे जिनके ज्यादातर राजनीतिक जीवन में कोई पद या पदवी नहीं रही। वे अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में केवल 3 वर्ष ही सत्ता में रहे, परंतु इसके बावजूद विपक्ष की राजनीति करते हुए वे जनता के हितों के लिए हमेशा सजग रहे। चौधरी जंगवीर सिंह ने हरियाणा प्रदेश के विकास की धुरी रहे। हरियाणा के 3 लाल चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के साथ काम किया। उन्होंने जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संगठनों में भी महत्वपूर्ण पदों को संभाला। जहां वे भिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान रहे, वहीं 2002 में कांग्रेस पार्टी के भिवानी जिला अध्यक्ष रहते हुए 2004 के लोकसभा चुनाव में और 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत की नींव भी उन्होंने रखी। चौधरी जंगवीर सिंह ने तात्कालिक राजनीतिक गति को समझते हुए 2009 के विधानसभा चुनाव में तोशाम से अपने पुत्र कमल सिंह को उतारकर अपनी संपूर्ण राजनीतिक विरासत भले ही सौंप दी, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर जन मिलन और जन कल्याण की भावना आखिरी सांस तक उनमें जिंदा रही।
अपनी युवावस्था से ही उन्होंने देश प्रेम, धार्मिक एवं सामाजिक चेतना, शिक्षा, जन कल्याण और राजनैतिक मूल्यों का जो सुदृढ़ मार्ग प्रशस्त किया, आज उसी मार्ग पर उनका संपूर्ण परिवार चल रहा है। कमल सिंह प्रधान जहां अपने पिता की राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं डॉक्टर हरिकेश उनके द्वारा शुरू किए गए साहित्यिक महायज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। चौधरी जंगवीर सिंह केवल राजनीतिक नाम के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और आध्यात्मिक मनस्थिति वाले व्यक्तित्व के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। अपने पुत्र और पुत्री की बिना दहेज शादी, सामाजिक कुरीतियों पर एक कड़ा प्रहार करने के लिए जहां उन्हें आर्य समाजी के रूप में जाना जाएगा, वहीं गरीबों के हक के लिए कोर्ट में दहाड़ते एडवोकेट के रूप में भी उन्हें पहचाना जाएगा। उनके जीवन में संत मत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें कुल मालिक अवतार परम संत ताराचंद जी महाराज और हुजूर कंवर सिंह साहेब जी महाराज का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिला। ताराचंद जी महाराज तो उन्हें अपना धर्म भाई भी मानते थे। राजनैतिक रूप से वे अपने राजनैतिक विरोधियों के भी प्रिय रहे। यही कारण है कि उनकी अंतिम यात्रा में उमड़े जन सैलाब और शोक बैठक में राजनीति, शिक्षा, धर्म, विज्ञान, कला, अर्थ, किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग की विभूतियां शामिल हुई। जीवन की हर जंग को वीरता से लड़ने वाले चौधरी जंगवीर सिंह ने अपनी आखिरी जंग भी बड़े साहस के साथ लड़ी। आज हम सब आपको गर्व से अंतिम विदाई दे रहे हैं। लोगों द्वारा आपको दिया गया संबोधन बाऊजी आज विराट रूप पा गया है। इस संसार से देह रूप में विदा होकर भी आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, उसी गुरूर, उसी स्वाभिमान और उसी प्यारी सी मुस्कान के साथ। बस यही अरदास है राधा स्वामी दयाल से कि जिस चमक के साथ आप इस इलाके का नाम रोशन कर गए, आपकी वही चमक आसमान के हर सितारे में मौजूद रहे, ताकि आप सदैव हमें सत्कार्यों से चमकने की प्रेरणा देते रहें। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जाने की मोए, हृदय से गर जाओ तो सबल जानूंगा तोए। आप हमारे हृदय से कभी नहीं जाओगे बाऊजी। आपको सतत प्रणाम जंगवीर, आपको हृदय से नमन बाऊजी। कहते हैं हर किसी की जिंदगी में एक हीरो होता है। मेरा हीरो भी है और आज मैं आप सबको मेरे हीरो से मिलवाना चाहता हूँ, मेरे दादाजी। दुनिया आपको एक मजबूत इंसान, एक लीडर के रूप में तो जानती ही है, पर मैं आप सबको उस रूप से मिलवाना चाहता हूँ इसमें आप सिर्फ हमारे दादाजी थे। मैं आप सबको उस व्यक्तित्व से भी रूबरू करवाना चाहता हूँ जो मेरे दादाजी अपने परिवार के लिए थे। सबको स्नेह करना, सबको प्यार देना और अपने चारों पोता पोतियों को तो हद से ज्यादा प्यार करना। हर छोटी बड़ी चीज में हमारा साथ देना, आपके पास हमारा खेलने आना, आपके साथ हंसना और आपके पास आकर मुस्कुराकर कहना, दादाजी 10 रुपीज दे दो ना, और आपका मुस्कुराकर दे देना। आपका हम चारों के साथ बच्चों की तरह रहना, हमारे साथ खिलखिलाना, शरारतों में शामिल हो जाना। आज यही छोटी छोटी बातें इस दिल को भारी कर देती हैं। आपने हमें हमेशा साथ रहने की सीख दी, एक दूसरे का हाथ कभी न छोड़ने की सीख दी। आज हम साथ तो हैं दादाजी, लेकिन आपके बिना ये साथ अधूरा सा लगता है। जब हम हॉस्टल से घर आते थे तो आपका हमें देखकर बच्चों की तरह खिलखिलाना, वो असली खुशी, वो अपनापन अब सिर्फ यादों में रह जाएगा। दादाजी अब किससे करेंगे हम अपनी शिकायतें? कौन बिना कहे हमारी हर बात समझ जाएगा? कौन हमें प्यार से डांटकर भी फिर से गले लगा लेगा? आपका कमरा
अब जैसे खाने को दौड़ता है, यहाँ जाते हैं तो सांसें भारी हो जाती हैं। सब कुछ वैसा ही है दादाजी, बस आप नहीं हो। दादाजी, मुझे आज भी वो पल याद है जब मैं आपके साथ आईसीयू में था। आपको आखिरी बार होश में देखा था। आपकी आंखों में कुछ था और मेरे मन में एक अजीब सा डर और उदासी थी। काश मुझे पता होता कि वो आखिरी बार है तो मैं आपको ज़ोर से गले लगा लेता, आपको और प्यार करता और आपको जाने ही ना देता। आपने मुझसे एक वादा मांगा था, वो वादा जो सिर्फ हमारे बीच था। आपके उस वादे को मैं पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। अपना पूरा प्रयास करूँगा कि आपको मुझ पर गर्व हो। दादाजी, आप हमारे लिए सिर्फ हमारे दादाजी नहीं थे, आप हमारा सहारा थे, हमारी ताकत थे, हमारा पूरा बचपन थे। मन बस यही सोचता है, काश एक बार और आपको गले लगा पाता, काश एक बार और आपकी वो प्यारी सी मुस्कान देख पाता। आपकी बहुत याद आती है दादाजी, इतना कि ये दिल हमेशा आपको ही ढूंढने को दौड़ता है, इतनी कि कभी कभी ये सांस लेना भी भारी लगता है। प्लीज़ दादाजी, लौट आओ ना। अब हम कोशिश करेंगे वैसे रहने की जैसे आप हमें हमेशा देखना चाहते थे। हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन दादाजी, आपकी कमी हर खुशी में महसूस होगी। हर अच्छी बात पर दिल कहेगा, काश दादाजी होते। हर मुश्किल में मन सिर्फ आपको ही ढूंढने को दौड़ेगा। आप गए नहीं हैं दादाजी, आप तो हर उस सीख में हैं जो आपने हमें दी, हर उस हंसी में हैं जो हमने आपके साथ बांटी, और हर उस धड़कन में हैं जो आज भी आपको याद करके भर आती है। हम यहाँ आपको याद करके जी लेंगे दादाजी, पर आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। काश किस्मत हमें फिर से एक मौका दे। अगर जीवन का सच है, हर बार हमें आप ही मिले और हर बार हम आपको दादाजी ही कहें। लव यू दादाजी।